हर सीजन में अपने को कुछ बड़े एनिमे देखने मिलते हैं और अभी जो करंटली चल रहा है स्प्रिंग 2024 अप्रैल में जून, इसमें जो जगरनॉट वाले एनिमे हैं जिनको सारे लोग देखते हैं, वीडियो बनाओ तो व्यूज आ जाते हैं, उनका आना बाकी है। डीमन स्लेयर में तुम्हारी बात कर रहा हूँ। लेकिन एनिमे की दुनिया के अंदर एक नया टाइटल लॉन्च किया गया जिसका नाम मैं कुछ दिनों से सुन जरूर रहा था, लेकिन उसको इतना जोर लगा के और बड़ा वाला पुश मिलेगा एक्सपेक्टेड नहीं। मार्केटिंग की बात तो छोड़ दो, प्रमोशन वगैरह के लिए काफी ऑफर्स आए थे, लेकिन प्रोडक्शन में जितना जान लगाया जा रहा है, आई एम शॉक्ड, सरप्राइज्ड। 3 ही एपिसोड्स आए और मैंने वो तीनों देख लिए। कैसे लगे आगे बात करूंगा, लेकिन जो सरप्राइज वाली बात, मैंने देखा कि इसका ऑलरेडी डब वर्जन अवेलेबल है सारे एपिसोड्स का, वो भी सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि हिंदी में भी। हट, क्यों शॉक हो गया हूं मैं? क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द एनिमे के केसेस में वो सिर्फ जापानीज में आता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लगते हैं इंग्लिश डब आने में, और हिंदी तो छोड़ी दो। द फैक्ट कि तुम इसके हर एपिसोड को फर्स्ट मिनट पे डायरेक्ट डब में देख सकते हो, बॉन्कर्स। दिमाग और ज्यादा फट गया जो पता चला कि सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु में भी डब मारा। व्हाट? मैंने बोला ना, प्रोडक्शन में पूरी जी जान लगाई जा रही है। लॉकडाउन में ही एनिमे मैंने प्रॉपर्ली देखना स्टार्ट किया और मुझे तक याद है वो टाइम जब किसी एनिमे का इंग्लिश डब अवेलेबल हो तो बड़ी बात हो जाती थी। यहाँ पर सिर्फ इंडिया में तुम 3 लैंग्वेजेस में देख सकते हो, 3। और फिर मुझे पता चलता है कि ये जो एनिमे है, मैंने उसका नाम नहीं बताया क्या, काइजू नंबर 8 ये टाइटल है। पहली बार हो रहा है कि क्रंचीरोल इसके हर एपिसोड को डायरेक्टली स्ट्रीम करने वाला है उसी टाइम पे जब वो जापान में एयर होगा। लेकिन अगर तुम केबल टीवी की तरह एकदम टाइम पे नहीं पहुंच पाए, एपिसोड चालू हो चुका है, बीच में से कंटिन्यू नहीं करना, तो सिर्फ आधा घंटा रुक जाओ। आधे घंटे में एपिसोड सब डब सबके साथ अवेलेबल। ये क्रेजी क्यों है? क्योंकि कई बार एनिमे के एपिसोड जापान में एयर हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ घंटे वेट करना पड़ता है इवन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आने के लिए। कई बार एनिमे के एपिसोड्स एकदम लास्ट डे कट टू कट जाके फिनिश करते हैं वो बनाना। तो मैंने अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो थोड़े बहुत वीडियोस में देख लिया होगा माप्पा के कांड। फिर वो एपिसोड्स टीवी पे आ गए तो सबटाइटल का काम चालू होता है, कुछ घंटे में देखने मिल जाएगा। यहाँ पर काइजू नंबर 8 दे आर इवन रेडी विद देयर डब्स, लाइक व्हाट द लास्ट टाइम ऐसे इंप्रेसिव चीज मैंने मॉब साइको सीजन 3 के बारे में सुनी थी, जब उसका पूरा का पूरा सीजन बनकर रेडी हो चुका था पहला एपिसोड एयर होने से पहले ही। अब मुझे नहीं पता कि वो डब की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ जापानीज में देखा, तो तुम हिंदी तमिल तेलुगु चेक करके बता देना। लेकिन देखकर अच्छा लग रहा है कि प्रोडक्शन आईजी जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया मापा वाली रेस में नहीं दौड़ रहे, जुजुत्सु काइसन वाली ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। ऑलमोस्ट 40 साल हो जाएंगे इस एनिमेशन स्टूडियो को बने हुए, और उन्होंने कुछ काफी फेमस एनिमे बनाया जिनका नाम तुमने शायद सुना होगा, साइको पास, अटैक ऑन टाइटन जूनियर है, घोस्ट इन द शेल और एवेंगेलियन। चारों मैंने नहीं देखे, लेकिन उनके बनाए हुए जो एनिमे देखे हैं, कुरोकोस बास्केटबॉल, हाईक्यू और हेवनली डिल्यूजन, सब चेक कर लेना अगर नहीं देखा है तो। लेकिन अब क्योंकि मैंने तुमको जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं उसकी बात कर दी, एक्चुअल में जो एनिमे देखने मिला है 3 एपिसोड्स, वो कैसे हैं? अच्छे हैं? देखो, कुछ भी ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग और एकदम इनोवेटिव भाई क्या बना दिया ऐसा नहीं है। इसमें दिखाई हुई चीजें अगर दूसरे एनिमे के अंदर ढूंढने जाओगे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड स्टफ दिख जाएंगे। वो एक लाइन है ना कि सेम सेम बट डिफरेंट। कोर कैरेक्टर्स जो होंगे स्टोरी में वो ट्रियो है जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की। उनमें से भी जो मेन बंदा है वो दिल का बहुत अच्छा, किसी और को परेशानी में छोड़ के नहीं जा सकता, दूसरों की मदद करेगा अपनी जान जोखिम में डाल के। करेज बहुत ज्यादा है लेकिन उसको पूरा करने की ताकत नहीं। तो एक दिन उसको हिडन पावर मिलती है जो कि उनके वर्ल्ड में काफी रेयर है, मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं, और उसका यूज करके ही कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द थिंग ही वांटेड टू किल। इट इज लाइक एवरी शोनेन एवर। फिर क्या, उसके बाद हम लोग फटाक से जंप करते हैं एग्जाम आर्क में, जिसमें और सारे कूल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए जो कि उससे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उनको धीरे धीरे पता लगेगा कि अपना मेन कैरेक्टर एरा गैरा ने खेरा नहीं लगेगा। क्यों बोला मैंने? क्योंकि 3 एपिसोड्स में स्टोरी अभी तक इतनी ही दिखाई गई है। और चेंजेस की बात करें कि क्या चीज ये डिफरेंट करती है बाकियों से, तो इसके अंदर जो हीरो का मेन राइवल है वो लड़की है। ट्रियो के ग्रुप में जो महिला है, शी इज द राइवल, नॉट द अदर बॉय। और बस I mean, एक चीज देखकर थोड़ी बहुत रिफ्रेशिंग जरूर फील होती है कि माय हीरो एकेडमी जैसे वो चीजों को खींच नहीं रहे। दूसरे एपिसोड में ही वो टूर्नामेंट एग्जाम आर्क चालू हो जाता है, शायद 4थे या 5वें तक खत्म हो जाए। लेकिन अगर इतना सुनने के बाद तुमको लग रहा है कि मैं शो की बुराई कर रहा हूँ, आई एम अ हेटर, पहले क्वेश्चन का आंसर मे भी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं। मैं सिर्फ सिमिलैरिटीज पॉइंट कर रहा था जो कि आजकल के मेजॉरिटी शोनेन्स जूझते हैं। बट द थिंग इज कि ये शो फनी है और इसको देखकर मुझे मजा आया। 3 एपिसोड्स, सिचुएशन से लेके एनिमेशन की क्वालिटी ले लो और उन्हीं को डायरेक्ट करने का स्टाइल। वो वाला सीन मैंने 2-3 बार पीछे जाके देखा जहां पे वो लड़की को ऐसे धीरे से पकड़ लेता है तो उसके बॉडीगार्ड सीधा चढ़ जाते हैं और कूटने लगता है। दैट वाज फनी एज
तो ओवरऑल काइजू नंबर 8 ने मुझे हुक करके जरूर रखा, इम्प्रेस भी किया शो ने और उसके पीछे जो दम लगाया गया है। और मैं इसके एपिसोड्स हर हफ्ते देखूंगा, क्योंकि जो इसकी शुरुआत मैंने बताई वही सेम चीज बहुत सारे अलग अलग एनिमेज ने करी है। एक फेमिलियर वाले प्रीमाइस को लेके थोड़े बहुत चेंजेस करना, थोड़े बहुत कैरेक्टर्स इधर उधर। सबसे बड़ा एग्जांपल चाहिए तुमको, जुजुत्सु काइसन। हर चौथा या पांचवा इंसान उसको नारुतो या फिर ब्लीच का रिप ऑफ बोलता है, जिन्होंने देखी है। लेकिन स्टोरी का यही बेस एस्टैब्लिश करने के बाद आगे चल के वो कहां लेके जाता है उसको, यही डिफाइन करेगा कि काइजू नंबर 8 की लेगेसी क्या होगी। सब्सक्राइब।